और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। अखाड़ा में आज शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, और ये भी किसान प्रोटेस्ट और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां सरकार के सूत्रों से हवाले से हमें पता लग रहा है कि ये जो बैंड टेररिस्ट आउटफिट है सिक्स फॉर जस्टिस, और इसके जो सरगना है जो कि टेररिस्ट करार दिए गए भारतीय सरकार द्वारा, गुरपतवंत पन्नुम, इनका आउटफिट जो है कम से कम 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है। उसका ऐलान किया है उसने कि अगर कोई भी खालिस्तानी झंडा गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर अगर फहराएगा तो उसे ये 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसका ऐलान उन्होंने किया है। कल ही कोर्ट में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हरीश साल्वे ने यह बात उठाई थी कि इन प्रदर्शनकारियों, किसानों के साथ ये उपद्रवी तत्व, ये खालिस्तानी तत्व भी घुस पड़े हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। इसकी बात हरीश साल्वे ने छेड़ी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने पुष्टि मांगी थी अटॉर्नी जनरल से, जो कि सरकार की तरफ से सबसे बड़े वकील हैं, कि क्या ये हो सकता है कि नहीं, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि आज वो कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अब सरकार के सूत्रों से हमें पता लग रहा है कि सरकार सारे सोर्सेज की ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है, कौन इन्हें फंड कर रहा है, कौन से ये तत्व हैं, अराजक तत्व हैं जो कि इसमें घुस चुके हैं, इस सब की डिटेल्स कोर्ट के सामने भी रखेगी। शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। जी शैलेंद्र। आनंद, आपको याद दिला दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं है। इससे पहले भी लगातार जब से किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है, उसको लेकर लगातार एसएफजे की तरफ से कोशिश की जाती रही है कि इसका रुख मोड़ दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये इस तरह के अनाउंसमेंट तो करते आ रहे हैं। नई जो अनाउंसमेंट आई है सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से, वो 11 जनवरी की है, जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा जो लहराएगा उसको करीब $2,50,000 दिए जाएंगे, जो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि किसान जो है वो केसरी ट्रैक्टर रैली निकाले। एक तरफ जहां दिल्ली में परेड हो रही होगी, तो पंजाब फार्मा से उन्होंने कहा है कि वो एक पैरेलल केसरी ट्रैक्टर रैली निकाले, और इसमें अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उनका केस पे लड़ने के लिए तैयार है एसएफजे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसानों को बरगलाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, उनको उकसाने के लिए। हालांकि किसान लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उनका किसी भी धार्मिक या किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर वो काम नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ जो तीनों कानूनों को लेकर ही सीमित है। खालिस्तान का एजेंडा उनका एजेंडा नहीं है, वो एसएफजे का एजेंडा है। हालांकि सरकार का भी ये दावा है कि इस पूरे मामले पर वो एक एफिडेविट भी जल्द पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फंडिंग को लेकर या जो आईबी के बिहाफ पर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी एफिडेविट के रूप में। लेकिन अब देखना ही होगा कि किसान किस तरह से इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि किसान ये कहते आ रहे हैं कि उनका एजेंडा खालिस्तान नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जो तीनों कानून है उनको वापस लेना है, यही उनकी मांग है। आनंद, सबसे बड़ी बात यह है शैलेंद्र वांगू, क्या सरकार कोर्ट से ये इंस्ट्रक्शन मांगेगी कि अगर वहां पर खालिस्तानी तत्व प्रस्तुत होते हैं इस प्रोटेस्ट में, जो कि 26 जनवरी को होने वाला है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्री मेडिटेटेड लग रहा है कि पहले से ही प्लान कर लिया कि भाई 26 जनवरी को हमको प्रोटेस्ट करना ही है, तो ये दूसरा एजेंडा लग रहा है। लेकिन क्या गारंटी मांगेंगे प्रदर्शनकारियों से कि आपको गारंटी देनी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा, आपको गारंटी देनी होगी कि ये उपद्रवी तत्व आप में शामिल नहीं होंगे और आप इनको अलग करेंगे? क्या इसकी मांग करेगी सरकार? देखिए आना, आपको बता दें कि जिस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर सिंगू बॉर्डर पर पिछले करीब 50 दिनों से चल रहे हैं, ऐसे में कुछ एक जगह पर पोस्टर्स देखे गए हैं, कुछ एक जगह पर खालिस्तान के झंडे देखे गए हैं। लेकिन जो किसान यूनियंस हैं उनका ये साफ कहना है कि वो ऐसे तत्वों के साथ नहीं है। लेकिन अब देखना ही होगा जो किसानों की ट्रैक्टर रैली जो निकालने की तैयारी चल रही है 26 जनवरी को। हालांकि इसके लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑर्डर के बाद भी उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर रैली जारी रखेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ऐसे एलिमेंट्स को कैसे दूर रखा जाता है, उससे सरकार को कोई वो एश्योरेंस देते हैं। हालांकि लगातार किसान ये कहते आ रहे हैं कि खालिस्तान का एजेंडा नहीं है, और इस तरह की जो उनको उकसाने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, वो उनका समर्थन नहीं करते हैं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस वक्त से ही किसान ये कहते आ रहे हैं कि पंजाब से ही कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, तो इसको भटकाने की कोशिश नहीं ना की जाए। लेकिन सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से लगातार जो बैंड आउटफिट है, लगातार कनाडा से, अमेरिका से, और हमने ये भी देखा है कि इंडियन हाई कमीशन और एम्बेसीज के बाहर भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं और भारत ने इसका विरोध भी दर्ज कराया है। तो जाहिर तौर पर अब ये देखना होगा कि किसान किस तरह से बैलेंस बना के आगे चलते हैं और सरकार इस बारे में एफिडेविट में क्या कुछ कहती है।
जी, शैलेंद्र वांगू, धन्यवाद आपके इस अपडेट के लिए। तो यानी सरकार की तरफ से सारे साक्ष्य और जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और सोर्स ऑफ दीज फंड्स कि ये पैसा इनको कहां से आ रहा है, कौन इनकी फंडिंग कर रहा है इन प्रदर्शनकारियों की, इस सब की डिटेल्स भी कोर्ट को देने वाली है और शायद उसे बाद में जग जाहिर भी कर दे, सबको बता दे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर यह खबर मिलेगी। मैं आपको अखाड़ा में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसानों की मांगें, किसान के हित में फैसले हों, जो कानून पारित किए गए हैं क्या उनमें संशोधन होने चाहिए या उन कानूनों को पूरी तरह हटा देना चाहिए, इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो कि चीफ जस्टिस प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 4 लोग होंगे जो कि इस पैनल में होंगे और इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। उसके सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। मैं आपको एक एक करके डिटेल बताता हूं। दूसरी बात, उनसे जुड़ा है एक 2019 का एक वीडियो और कुछ ट्वीट जो सामने आए हैं जिसमें वो खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते दिखे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र की तुलना करते हुए कांग्रेस का समर्थन किया। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था, क्योंकि 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इन्हीं कानूनों के बारे में बात की थी और कहा था कि यही कानून वो पारित करेंगे अगर वो सरकार में आते हैं। इसी वजह से मान साहब ने उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया था पंजाब में। दूसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव उन्होंने और एक और बात मैं बताऊं कि उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में शामिल हो, उसमें एक अशोक गुलाटी जी भी हैं, जो कि दशकों से मैं कह रहा हूं आपको कि वो किसान के हित के लिए संघर्ष करते आए हैं। हमेशा सिर्फ किसान की बात कही है और ये भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में एक बड़े पद पर थे। और इस कमेटी के एक और सदस्य भूपेंद्र सिंह मान का भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के संबंध से संबंधित और पार्टी से जुड़े हुए होना और इन लोगों का जो कि पैनल मेंबर्स हैं पिछली सरकार में यानी यूपीए की सरकार में उनका रोल अदा करना, इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा देखिए ये पैनल हमको ठीक नहीं लग रहा। सुनिए। Every time formal manifestos used to be coming in and nothing concrete was happening. This time we find that there seems to be a policy shift with Congress manifesto. ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस से कैसे जुड़ाव हो सकता है? मैंने इसीलिए आपको ये सवाल देखिए, मैं आप ये कहें कि कोई 1947 में सदस्य रहा होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि तीनों काले कानून गलत है और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ है। मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने दशकों से यानी कि पिछले यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों ने कहा था कि यही चीजें होनी चाहिए जो कि इन कानूनों के द्वारा हो रहा है किसानों के हित में, अब वो क्यों घूम गई, पलट गई? 2019 के मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा उससे वो क्यों पलट गई? और पंजाब सरकार के जो कोविड रिपोर्ट था जो कि सितंबर 2020 में मोंटेक सिंह आलूवालिया की पैरवी की अगुवाई में उस कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी के जो रिपोर्ट्स थे उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के सिग्नेचर हैं, जहां पर इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है और कहा जाता है कि किसान का हित है, इसमें इनको लागू किया जाना चाहिए। सितंबर 2020 की बात बता रहा हूं। तो ये दोगुलापन क्यों और ये एजेंडा क्या है कि भाई 26 जनवरी तक कुछ भी हो ये प्रोटेस्ट चलने चाहिए? इस पर कई सारे सवाल उठे हैं। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी उम्मीद ये थी कि जो ये कानून है इन पर स्टे ना लगे, इनको सस्पेंड ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमें मंजूर है। सुनिए। कोर्ट का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का किसानों के मसले पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो हमारी इच्छा के विरुद्ध है। हम तो चाहते थे कि इस कानून के ऊपर कोई स्टे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो सर्वमान्य है और हम उसके निर्णय को स्वागत करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है
और वो कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी और किसानों से भी राय लेगी, किसान यूनियन के नेता हैं उनसे भी राय लेगी और देश के अन्य जो एक्सपर्टीज हैं उनसे भी राय लेकर और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कमेटी का आपने जो जिक्र किया, ये कांग्रेस अभी भी इसका विरोध कर रही है पूरी तरीके से, बिलों का, सरकार का और तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन जो कमेटी बनी है उसमें 2 ऐसे मेंबर हैं जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और एक ऐसे सदस्य हैं जो मनमोहन सिंह सरकार में बड़े पद पर तैनात थे। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, हम तो यही मानते हैं कि वो निष्पक्ष कमेटी है और किसान यूनियन के नेता भी कह रहे हैं कि इसके अंदर कहीं न कहीं जिस तरह से उनको कहना है कि ये पहले बिलों का समर्थन कर चुके हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राकेश जी टिकैत इनके प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया था। पहले जिस समय ये बिल पास हुआ था उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी महेंद्र सिंह जी टिकैत को 27 साल बाद में उनकी आत्मा को शांति मिली है। तो इसका बिल का समर्थन वो भी कर चुके हैं और हम तो कहते हैं निष्पक्ष ही हैं। और उसके बावजूद भी इनके पहले कांग्रेस के किसी बड़े पद पर रहें, पर जब वो उस पोस्ट पे जाता है कोई व्यक्ति, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष ही वो राय लेकर करेंगे और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, वो पूरे देश को मानना है, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल और आपसे, ट्रैक्टर रैली की बात किसानों ने कही है और 15 तारीख को जो है दोबारा आप लोगों की बैठक के लिए उन लोगों को बोला है, न्योता दिया है। तो ये सब चीज़ें क्या स्मूथली तरीके से हो पाएंगी? हमें तो पूरा विश्वास है कि सब शांति प्रिय होगा और किसान यूनियन के नेता भी बहुत, मैं सोचता हूँ कि समझदार हैं और जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है और उसके अंदर अगर कहीं गतिरोध या अवरोध डालने का अगर वो बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर एक देश। सोचने वाली बात है ना कि जो इन बातों के किसान संबंधी कानूनों में रिफॉर्म्स की बात करते आए थे, वही नेता आज इन कानूनों को हटाने की, उनको रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो यानी जो यूपीए सरकार में थे, ऑफिशियल पोजीशंस पे थे, तब अशोक गुलाटी सही थे, तब मान साहब सही थे। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्धारित किया और ये कहते हैं कि हम किसान के पक्ष में, किसान के हित में जो होगा वो हम कहेंगे, तो ये गलत हो गए। ये कैसे हो गया? ये दोगलापन नहीं हुआ? अशोक गुलाटी जी की अगर बात कहें तो आइए सुनिए केसी त्यागी जी क्या कहते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंडर में किसान को फसल का क्या दाम मिले उसको निर्धारित करते थे, उसके खिलाफ क्यों बोल रही है आज कांग्रेस पार्टी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी क्या सोचते हैं और समझते हैं? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही और इससे एक बीच का रास्ता दिखाया है कोर्ट ने? ये सुप्रीम कोर्ट की जो टीका टिप्पणी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सरकारी आदेश है उस पर उन्होंने रोक लगाई है, वार्ता की संभावनाएं तलाश की हैं, 4 लोगों की कमेटी बनाई है। किसान संगठनों ने भी सूचित किया है कि वो 26 जनवरी को परेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हिंसा का इस आंदोलन में कोई स्थान नहीं, उन्होंने भी ये घोषणा की है। लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो भ्रम है, जो संदेह है और जो अविश्वास है, उस पर मैं ज़रूर अपनी चिंता भी जाहिर करना चाहता हूँ और अफसोस भी जाहिर करना चाहता हूँ। जहाँ तक जो सज्जन इस कमेटी में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का मैं अभी वक्तव्य देख रहा था जो इन पर उंगली उठा रहे थे, मैं श्री सुरजेवाला जी को भी और अन्य सभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको बताना चाहता हूँ कि श्री अशोक गुलाटी सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं जो फसलों के दाम तय करती है। वो उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो कॉस्ट और प्राइस कमीशन श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 के सरकार में तय करती रही। इसलिए अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री के सलाहकार और चेयरमैन पर सवाल उठाना ये बड़ा विचित्र बात है। देखिए, झूठ और मिथ्या के पांव नहीं होते, तो वो फैल तो जल्दी जाता है, लेकिन सच
अडिग होता है, समय लगता है, लेकिन सामने ज़रूर आ जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप भी सोचिए इसको कि कुछ हज़ार किसान पंजाब और हरियाणा के क्या देश भर के 16-17 करोड़ किसानों का नेतृत्व, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? कम से कम 60 करोड़ लोगों को की जीविका, उनके जीवन में, सब में एक फ़र्क पड़ेगा अगर ये कानून किसान के हित में नहीं होते। अब आइए आपको उन किसानों से मिलाते हैं जो कि इन नए कानूनों का लाभ उठा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको एक छोटे इंडेफिनिट टाइम के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है इन कानूनों के। अब ये किसान क्या सोचते हैं, इन किसानों को जिनको फायदा पहुंचा है वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है, आइए आज अखाड़ा में ये पहलू भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलेंगे हम मुजफ्फरनगर, जहां दीपक बिष्ट मौजूद हैं किसानों के साथ। उसके बाद हम रुख करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां अगाड़ी में एनसीपी हाँ कर रही है तो कांग्रेस ना, लेकिन पालघर में किसान क्या कह रहे हैं अभिषेक पांडे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुजफ्फरनगर चलते हैं, दीपक बिष्ट। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो किसान हैं उनकी राय सबसे अलग है और ये शुरुआत से ही समर्थन करते हुए आए हैं। और यहाँ पर मैं उनसे बात करूँगा। आप ये बताइए कि कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हालांकि स्टे लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी किसान वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं जाना चाहते? जो हमें लगता है वास्तव में कि ये एक किसान आंदोलन के नाम पे केवल एक षड्यंत्र हो रहा आज देश के साथ जो है, क्योंकि पहले से ही सरकार प्रयास करती आई है और किसानों के इस बिल को लेकर के जो भी वो मांग रखी गई है उस मांग को मानती हुई आ रही है। पहला कहा एमएसपी पे कुछ लोग गए, एमएसपी को तैयार हो गए, अब कुछ और मुद्दे उठाए उसको तैयार हो गए, फिर लास्ट में आ गए कि आप बिल वापस लो। तो ये बिल को लेकर के या उसको लेकर के नहीं है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा वहाँ पर बैठ करके जो है। क्योंकि कुछ जैसे पहले कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह पंजाब से, वो बिल का समर्थन कर रहे, अपने यहाँ लागू कर रहे, आज कांग्रेस विरोध कर रही। पहले कुछ किसान नेता बिल का समर्थन कर रहे, यहाँ से बिल का समर्थन करके जा रहे कि हमारे जो पिताजी की मांगे पूरी होगी, वो बिल का समर्थन कर रहे, आज वे उसका विरोध कर रहे। तो ये इसमें हमें जो है देश के साथ षड्यंत्र की बू नजर आने लगी। अब ये जो है आंदोलन किसान आंदोलन नहीं हो रहा, ये देश के साथ षड्यंत्र। दीपक मैं आपकी ओर रुख करता हूं, जरा मुझे 2 मिनट दीजिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में, इस पर रुख करेंगे सीधा। बड़ी खबर आ रही है और ये भी दिल्ली से। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके लिए जाएंगे डिटेल्स और लाने के लिए शंकर आनंद या हमारे दूसरे रिपोर्टर के पास जाएंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केडी सिंह की गिरफ्तारी की है। इसका तृणमूल कांग्रेस पर क्या असर होगा, उनके इलेक्टोरल कैंपेन, क्योंकि बंगाल में चुनाव जल्द होने वाले हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? केडी सिंह बहुत करीबी बन जाते हैं। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। आनंद बताइए। जी देखिए, 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है, उसने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं केडी सिंह, उनकी 239 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा केडी सिंह की जो जब्त की गई संपत्ति, उसमें हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भी एक रिसोर्ट शामिल था। इसके अलावा चंडीगढ़ में शोरूम समेत पंचकुला, पंजाब और हरियाणा में भी संपत्ति जो है वो पाई गई थी, जिन्हें जब्त किया गया था और उसके बाद लगातार कई बार उन्हें सम्मन किया गया था। इसके अलावा एचडीएफसी और पीएनबी के जो बैंक खाते हैं वो भी सीज किए गए थे। मैं आपको बता दूं आनंद, ईडी की यह कार्रवाई अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ थी, जिस पर केडी सिंह का एक तरीके से पूरा होल्ड था और आरोप यह है कि जो निवेशक हैं उनसे पोंजी स्कीम के जरिए 1900 करोड़ रुपए वसूले गए थे। तो एक तरीके से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की शेल कंपनियों का जिक्र आया था। उस पूरे मामले में आज इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और अभी जो ईडी की कोर्ट है वहां पर इन्हें पेश किया जाएगा। जी, तो क्या इनका कनेक्शन केडी सिंह का नारदा जो स्टिंग है, जो स्कैम था, उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि सीबीआई भी इनसे पूछताछ कर रही थी। जी देखिए, बिल्कुल कई मामले हैं जिसको लेकर लगातार सीबीआई और ईडी की जो तफ्तीश है वो केडी सिंह के ऊपर की जा रही थी। उनसे जुड़े जो एसोसिएट थे, ये जो कंपनियां थी या जो बैंक खाते थे, उन्हें सीज किया गया था। इसके अलावा जो सेबी है उसने भी इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करी थी और उसके बाद सेबी की रिपोर्ट के आधार पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है वो ईडी ने दर्ज किया गया था। आरोप ये भी है कि जो कई तरह की जो कंपनियां से पैसा आया था, उससे जमीनें खरीदी गई अवैध तरीके से, वो तमाम मामला था और उस पूरे मामले में केडी सिंह को ईडी जो दिल्ली यूनिट है उसने गिरफ्तार किया है। अब ईडी इनको कोर्ट में पेश करके इनकी फर्दर रिमांड जो है वो लेगी और आगे इस पूरे मामले में और पूछताछ करेगी केडी सिंह से।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में आज बड़ी खबर है जिसके हर पहलू से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। किसानों का मुद्दा, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर कौन कौन हावी है, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या पॉलिटिक्स ज्यादा है और किसान का हित कम। अपना अपना एजेंडा फिट करने के लिए लोग बैठे हैं और किसान के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो किसान इसका समर्थन कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, क्या कोई उनकी बात सुन रहा है? हम सुनाएंगे आपको उनकी आवाज। ये ब्रेकिंग न्यूज से पहले मैं दीपक बिष्ट के पास गया था मुजफ्फरनगर में, वो किसानों से जुड़े थे। वापस वहीं रुक करते हैं। दीपक, ये खबर आई थी, बड़ी खबर केडी सिंह के अरेस्ट की, जो हमने बता दी हमारे दर्शकों को। अब आप जरा किसानों से चर्चा करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या क्या फायदे पहुंचे हैं इन कानूनों के पारित होने से। वो क्या सोचते हैं जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, चाहते हैं कि चक्का जाम हो, लोगों की जीविका पर आघात हो, वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आनंद, मैं एक सीधे किसानों से ही मुखातिब होता हूँ। ये बताइए कि जो तीनों कानून आए हैं उनसे आप लोगों को कितने फ़ायदे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या नुकसान जा रहा है इससे? जितने भी वहाँ पे जो विरोधी बैठे हैं, सबसे बड़ा नुकसान उनका ये है कि जो उनकी दलाली खत्म हो रही है बीच के दलाल ही वहाँ पूरे दमदार तरीके से अड़े हुए हैं। किसान, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान है वहाँ गए ही नहीं। क्या देश में वही लोग किसान हैं? हम भी तो किसान हैं, लेकिन हम अपने क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती आएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आज वो लाभ हमारा छीना चाहते हैं जितने भी वहाँ बैठे हैं मेरे लोग। उन्हें देश और धर्म से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है 80% वेदों से चलने वाला देश है, और ये हमारा 5वां वेद है न्यायालय, और ये आज न्यायालय को भी नहीं मान रहे। तो ये देश का सम्मान कहाँ बढ़ा रहे हैं? देश का अपमान कर रहे हैं लोग वहाँ बैठ करके। जो कमेटी बनाई गई है, क्या वो फ़ायदेमंद नहीं है? क्योंकि कमेटी सरकार के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये ऐसा जी, कमेटी जो बनाई है वो फ़ायदेमंद है और इस बिल के हित में है। ये विरोध करेंगे ही। इनका जो मकसद है, इनका है देश में अस्थिरता फैलाना और ज़्यादा हंगामा बढ़ाना। तो इसलिए ये इस कमेटी का भी विरोध करेंगे और कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस विरोध से कई किसानों को नहीं बल्कि करोड़ों किसानों को नुकसान पहुँच रहा है? हाँ जी, इसमें बात है, जो महासिक बैठे हैं वे किसान कम है, दलाल ज़्यादा है। 10-20 किसान उन्होंने अपने साथ लगा रखे। इससे में 10-20 किसान ये दलाल और 10-20 किसान मिलकर चाह रहे हैं कि पूरे देश का जो किसान है उसको ये लाभ ना मिल पावे। आपको फ़ायदा हुआ है इस कानून से? हाँ जी, इस कानून से हमें फ़ायदा होगा। आज हमारी फसल के खरीदार 1 हैं, आने वाले समय में 50 होंगे, 100 होंगे। जितने खरीदार बढ़ेंगे बिल्कुल 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 आनंद, ये यहाँ के किसान कहते हैं कि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। दीपक, आपकी चर्चा जारी है। आप मुजफ्फरनगर के किसानों ने क्या कहा, हमारे दर्शकों ने सुना। अब मैं जरा महाराष्ट्र की ओर जाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में से इतने सारे केसेस सामने आए हैं जहां किसानों को, गरीब किसानों को फायदा पहुंचा है नए कानूनों की वजह से, और वहां अब इस अगाड़ी की तिकड़म में से 2 में अनबन हो गई है, क्योंकि एनसीपी ने तो हाँ कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और कहा बातचीत होनी चाहिए, किसान के पक्ष में बात होनी चाहिए। वहां कांग्रेस ने ना कहा है। इस हाना में आइए पालघर चलते हैं। अभिषेक पांडे वहां जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ किसानों के साथ। महाराष्ट्र के शेतकरी क्या कहते हैं, अभिषेक? आनंद, बिल्कुल आघाड़ी में जिस तरीके से आपस में मतभेद है वैसा किसानों में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसान जो इस बिल के सपोर्ट में है, ये नए नियमों के सपोर्ट में है, क्योंकि तमाम सारे जो ऐसी दुविधाएं थी, इनको एपीएमसी मार्केट और दूसरी चीज़ों से दो चार होना पड़ता था। अब फिलहाल उस सारी ये नए बिल से, नए नियम से जिस तरीके से लगातार कई बंधनों से मुक्ति मिलेगी। किसानों से बात करते हैं। काका, आप बताइए कि ये जो नए नियम आए हैं उसको किस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, कैसे देखते हैं इस नए नियम को? देखो, हम महाराष्ट्र के किसान हैं, फसल पैदा करते हैं और कोई सब्जियाँ भी फसल करते हैं, तो उसका उचित निर्णय हो कि किसानों के बाजू में हो। जो सरकार कर रहे हैं उस किसानों के, गरीब किसानों के बाजू में कर रहे हो, तो उसमें बाजू के पार्टी का क्या है? अभी सबका सोच तो यह है कि किसानों का, जो दुखी किसान है उसको अच्छा मार्ग मिले, अच्छा मार्केट मिल गए और उसको उत्साह निर्माण हो। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा सरकार के उत्साह निर्माण हो। आप बताइए कि किस तरीके से आप लगातार आप फूलों की खेती करते हैं, आप सब्जियों की खेती करते हैं, कैसे देखते हैं जो नए किसान कानून बने हैं उसको लेकर के? आप सपोर्ट करते हैं या उसमें कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, ज़रूर सपोर्ट करते हैं। जो भी कानून बना है किसान के फ़ायदे के लिए बना है। जो किसान भाई हमारे बॉर्डर पे उपोषण कर रहे, आंदोलन कर रहे, उनके भी साथ में हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ।
लेकिन जो भी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है ये किसान के हित का है। और सुनने में तो आया है कि उधर जो बॉर्डर पे रुके हैं लोग, वो मजूरी से कोई जो भीड़ जमाने के लिए मजूरी से भी गए हैं। हमारे दोस्त उधर राजस्थान में फ़ोन करके एक बार बोला कि बाबा ऐसे ऐसे है कि वो खाने पीने का और दिन का मजूरी मिलता है, इसके लिए भी रुके हैं। तो जो भी निर्णय हो किसान के हित में हो, आप आंदोलन करो तो किसान का हित जिधर देखो उधर ही आंदोलन। राजनीति हो रही है? हाँ जरूर सर, बिल्कुल। आप काका आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो एपीएमसी मार्केट में तमाम सारे टैक्सेस लगते थे अब उससे मुक्ति मिल जाएगी, लोग अपना मार्केट खुले में बेच सकते, क्या आप कह रहे थे? जरूर जरूर। हम तो 20 साल पहले से सब्जी उगा रहे थे और बेच रहे थे, लेकिन क्या एपीएमसी मार्केट में हमारा माल जाता है, लेकिन उधर हमारी दलाली आड़त वो सब काट के हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। वो काट के किसान का माल किसान बेचना मांगता है, इसलिए जो सरकार ने कानून बनाया है जी, उसके साथ हम लोग हैं। बिल्कुल। देखिए ये अलग अलग आनंद भले चाहे अभिषेक देखिए वहाँ के शेतकरी कहते हैं आंदोलन करो, लेकिन जो भी करो किसान के हित में करो, किसान का हित मत करो। कौन किसान का हित कर रहा है, कौन अहित, हम साफ कर रहे हैं आपको कि देखिए दोगलापन किसका रहा। लेकिन अभी फिलहाल एक और ब्रेकिंग, ये पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में कि बर्धमान पहुंचे राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। वो किसान विरोधी इन कानूनों के विरोध में हो रहे एक प्रदर्शन में शरीक होने गए थे वहां सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया। तो लोग जो परेशान हुए, त्राहित हुए, उन्होंने कहा देखिए त्रस्त हुए, देखिए हटाइए इस जगह को, खाली कीजिए सड़कों को। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर वहां अनबन हो गई, बहस छिड़ने लगी। तो सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद डंडा लेके पहुंच गए इस भीड़ के पास। ये खबरें आ रही हैं, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा जाएंगे सीधा। ये देखिए प्रदर्शनकारियों से भीड़ ने कहा, लोगों ने कहा देखिए जाम क्यों लगा रखा है, आप प्रदर्शन करना करिए लेकिन लोगों को परेशान मत करिए। तो वहां अनबन हो गई और फिर बहस छिड़ गई। और देखिए सिद्दीकुल्ला चौधरी क्या कर रहे हैं, बंगाल के लोगों पर ही डंडा चला रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा वो फिट नहीं हो रहा। बंगाल में इस वक्त ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट है कि तृणमूल कांग्रेस क्या अपने पूरे एजेंडा को ही भूल गया है। हम कोशिश करेंगे आशिका सिंह से जुड़ने की, लेकिन यहाँ ये देखिए सिद्दीकुल्ला चौधरी को वहां पर भीड़ ने ही सुना दिया और वो डंडा लेकर भीड़ के पीछे ही पड़ गए। इस खबर पर और क्या हुआ, ग्राउंड का रिएक्शन क्या है और खासकर किसान क्या सोचते हैं, क्या माओवादी अलगाववादी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये किसान का हित कर रहे हैं और अपने हित की सोच रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।